हम लोग सेकंड चैप्टर फेडरलिज्म के थर्ड पार्ट हाउ इज़ फेडरलिज्म प्रैक्टिस्ड इन इंडिया, इसके बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं कि किस तरीके से फेडरलिज्म जो है इंडिया में प्रैक्टिस में लाया जा रहा है। अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजंस की बात करते हैं नेसेसरी फॉर द सक्सेस ऑफ फेडरलिज्म बट दीज आर नॉट सफिशिएंट। अगर हम बात करें कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस की तो ज़रूरी है किसी भी कंट्री में फेडरलिज्म को सक्सेस करने के लिए ज़रूरी हैं ये, लेकिन अगर हम बात करें कि सफिशिएंट इसलिए नहीं माने जाएंगे कि ज़रूरी अगर जहाँ पर भी फेडरलिज्म प्रैक्टिस में लाया में है वहाँ पर डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स जो है उसका होना बहुत ज़रूरी है। अगर फेडरलिज्म के हमने फीचर्स तो अडॉप्ट कर लिए लेकिन लोगों को डेमोक्रेटिक राइट्स नहीं थी, ऐसी कंडीशन में फेडरलिज्म का की कोई इंपॉर्टेंस नहीं रह जाती है। हम लोग देख लेते हैं किस तरीके से इंडिया में जो है कौन कौन से वेज हैं जिनके थ्रू फेडरलिज्म को प्रैक्टिस में लाया जा रहा है। तो उनमें सबसे पहला आता है लिंग्विस्टिक स्टेट्स आते हैं। अगर हम लिंग्विस्टिक स्टेट्स की बात करते हैं, इन स्टेट्स की बात में पढ़ते पहले लिंग्विस्टिक को समझ लेते हैं कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लिंग्विस्टिक, लिंग्विस्टिक का क्या मतलब है। अगर लिंग्विस्टिक की बात करते हैं तो लिंग्विस्टिक में अगर हम देखें, अगर हम लोग लिंग्विस्टिक स्टेट्स को देखते हैं कि द क्रिएशन ऑफ लिंग्विस्टिक स्टेट्स वाज द फर्स्ट एंड मेजर टेस्ट फॉर द डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स इन आवर कंट्री। हाँ, लिंग्विस्टिक का मतलब है लैंग्वेज के बेसिस पर। हमारी कंट्री में जो स्टेट्स क्रिएट किए गए आफ्टर इंडिपेंडेंस, अगर हम बात करते हैं कि इंडिया 1947 में एक इंडिपेंडेंट कंट्री के रूप में मर्ज हुआ, उसके बाद में हमारे यहाँ स्टेट्स क्रिएशन स्टार्ट हुए, स्टेट्स फॉर्म किए गए। तो 1947 और 2019 को अगर हम कंपेयर करते हैं मैप से, काफ़ी चेंजेस आए हैं। 1947 में नंबर ऑफ स्टेट्स बहुत कम थे जो डिवाइड होते चले गए डिफरेंट डिफरेंट नंबर ऑफ न्यू स्टेट्स में, और जो क्रिएशन जो हुआ वो कहीं ना कहीं लैंग्वेज के बेसिस पर हुआ। तो यहाँ दिया भी अगर हम इसको देखते हैं कि मैनी ओल्ड स्टेट्स हैव वैनिश्ड एंड द मैनी न्यू स्टेट्स हैव बीन क्रिएटेड। ओल्ड स्टेट्स को ब्रेक किया गया, न्यू स्टेट्स क्रिएट किए गए, एरियाज क्रिएट किए, बाउंड्रीज एंड नेम ऑफ द स्टेट्स हैव बीन चेंज। कई स्टेट्स के नेम्स भी चेंज किए गए। 1947 द बाउंड्रीज ऑफ द सेवरल ओल्ड स्टेट्स ऑफ इंडिया वर चेंज in order to create new states. This was done to ensure that people who spoke the same language lived in the same states. पर्पस क्लियर था, ऐसे स्टेट्स में एक ही लैंग्वेज को या सेम लैंग्वेज को फॉलो करने वाले लोगों को लेकर के आना, और यही वजह थी कि कई स्टेट्स की बाउंड्रीज को भी चेंज कर दिया गया। और सम स्टेट्स वर क्रिएटेड नॉट ऑन द बेस ऑफ लैंग्वेज बट टू रिकॉग्नाइज डिफरेंट बेस्ड ऑन कल्चर, एथनिसिटी और जोग्राफी। कई स्टेट्स ऐसे भी क्रिएट किए गए जो लैंग्वेज को प्रोटेक्ट नहीं कर रहे थे, इसके अलावा कल्चर को भी प्रोटेक्ट कर रहे थे, एथनिसिटी को भी प्रोटेक्ट कर रहे थे और जियोग्राफिकल एरिया को भी हाईलाइट कर रहे थे। दीज इंक्लूड्स स्टेट लाइक नागालैंड, उत्तराखंड एंड झारखंड। इनको हम लोग इसमें देख लेते हैं। इन स्टेट्स का क्रिएशन भी का पर्पस भी यही था। व्हेन द डिमांड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द स्टेट्स ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज was raised, some national leaders feared that it would lead to the disintegration of the country. हाँ, इन द बिगनिंग में जब इस बात की डिमांड रेस की गई कि इंडियन स्टेट्स को क्रिएट किया जाए ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज, तो कहीं ना कहीं जो हमारे जो पॉलिटिकल लीडर्स थे उन्हें इस बात का डर था कि कहीं इंडिया डिवाइड ना हो जाए, इंडिया का पार्टीशन ना हो जाए, इस बात को लेकर डर रहे थे। और उस कंडीशन में भी था कि हमारे वहाँ इतनी लैंग्वेजेस हैं और ऐसी कंडीशंस में क्या क्या डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेज के लोग दूसरी लैंग्वेज के लोगों को प्रेफरेंस देंगे, इम्पोर्टेंस देंगे अपने यहाँ अपने स्टेट्स में। तो ये एक प्रॉब्लम्स भी कहीं ना कहीं क्रिएट हो रही थी। और द सेंट्रल गवर्नमेंट रेज linguistic states for some times, but the experience has shown that the formation of the linguistic states has actually made the country more united. In the beginning में डर था, लेकिन जब इन कुछ स्टेट्स क्रिएट किए गए तो उसने कंट्री को और कहते हैं ना और ज़्यादा यूनाइट कर दिया। इससे कहीं ना कहीं इंस्पायर्ड हुए और स्टेट्स फॉर्मेशन क्रिएट किया। अब आते हैं हम लोग लैंग्वेज पॉलिसी के बारे में पढ़ लेते हैं। तो अवर कॉन्स्टिट्यूशन डिड नॉट गिव द स्टेटस ऑफ द नेशनल लैंग्वेज टू एनी वन लैंग्वेज। अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन के मेकर्स की बात करते हैं जिन्होंने किसी भी लैंग्वेज को नेशनल लैंग्वेज का स्टेटस प्रोवाइड नहीं किया। हिंदी वॉज आइडेंटिफाइड एज द ऑफिशियल लैंग्वेज, हिंदी को ऑफिशियल लैंग्वेज के रूप में आइडेंटिफाई किया गया। बट हिंदी इज़ द मदर टंग ऑफ ओनली अबाउट 40%। लेकिन अगर हम बात करते हैं तो हिंदी केवल 40% लोग ही इंडिया में बोलते हैं। Therefore there were many safeguards to protect other languages, तो अदर लैंग्वेजेस को भी बचाना ज़रूरी था। So besides Hindi there are 21 other languages
रिकॉग्नाइज्ड एज द शेड्यूल्ड लैंग्वेज बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। हिंदी के अलावा 21 अदर लैंग्वेजेस को भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में रिकॉग्नाइज किया गया। तो एट प्रेजेंट 22 लैंग्वेजेस हैं इंक्लूडिंग हिंदी। A candidate in an examination conducted for the central government positions may opt to take the examination in any of these languages। एक स्टेट्स की अगर हम बात करते हैं, एग्ज़ाम की बात करते हैं, ऐसे एग्ज़ाम सेंट्रल गवर्नमेंट कंडक्ट करा रही है तो वो एक स्टूडेंट अपनी लैंग्वेज को चूज़ कर सकता है। यही वजह होती है कि ज़्यादातर एग्ज़ाम्स जो 2-3 लैंग्वेजेस में उनके पेपर्स क्वेश्चन पेपर्स आते हैं। अगर हम यूपी में रह रहे हैं तो हमें हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही क्वेश्चन पेपर मिलेंगे। अगर हम महाराष्ट्र में रह रहे हैं तो मराठी और इंग्लिश लैंग्वेज भी हो सकती है। Unlike Sri Lanka, the leaders of our country adopted a very cautious attitude in spreading the use of Hindi। हिंदी को लेके हमारे कहीं ना कहीं लीडर जो थे कॉशियस थे, क्योंकि 40% ही हिंदी स्पीकिंग बोली जा रही थी और हर स्टेट्स हिंदी नहीं बोल रहा था। जो नॉन हिंदी स्पीकिंग स्टेट्स थे, हाँ इसमें एक चीज़ और भी है कि यूज़ ऑफ इंग्लिश फॉर द ऑफिशियल पर्पज वॉज टू स्टॉप इन 1965 में हमारे जो गवर्नमेंट जो थी उसने इंग्लिश लैंग्वेज को ऑफिशियल पर्पज के यूज़ में बंद कर दिया और हिंदी को प्रमोट करने के लिए हिंदी को उसकी जगह यूज़ करना स्टार्ट किया। और इसका रिजल्ट ये निकला कि इन तमिलनाडु जिस मूवमेंट एक मूवमेंट स्टार्ट हुआ, जो ऐसे स्टेट्स जो थे जो हिंदी स्पीकिंग नहीं थे उनकी डिमांड थी कि इंग्लिश को कंटिन्यू रखा जाए, क्योंकि वो हिंदी नहीं बोल पा रहे थे। इंग्लिश एक ऐसी लैंग्वेज के फॉर्म्स में और हो चुकी थी जो सभी यूज़ कर सकते थे। तो तमिलनाडु ने सबसे पहले प्रोटेस्ट किया। इन तमिलनाडु दिस मूवमेंट टुक अ वायलेंट फॉर्म फ्लेक्सिबिलिटी। इसके बाद अगर हम बात करते हैं तो सेंट्रल गवर्नमेंट रेस्पॉन्डेड बाय एग्रीइंग टू कंटिन्यू। सेंट्रल गवर्नमेंट को उनकी बात को अडॉप्ट करना पड़ा और हिंदी के साथ में इंग्लिश को भी कंटिन्यू कर दिया गया। मैनी critics think that this solution favored the English speaking elites। इसने कहीं ना कहीं उन लोगों को फेवर किया जो इंग्लिश स्पीकिंग elites था। प्रमोशन ऑफ हिंदी continues to be the official policy of the government of India। इसका प्रमोशन का मतलब ये नहीं है कि हिंदी इम्पोज कर दी गई हो उन स्टेट्स में जो हिंदी नहीं बोलते हैं। ई फ्लेक्सिबिलिटी सोज बाय द इंडियन पॉलिटिकल लीडर्स हेल्प our country avoid the kind of situation that Sri Lanka find itself। हमारी कंट्री को उस कंडीशन से बचा लिया इसने जो श्रीलंका ने फेस की। इन्होंने सिनारा लैंग्वेज को ऑफिशियल लैंग्वेज डिक्लेयर कर दिया और तमिल को उन्होंने साइड लाइन कर दिया। वो कंडीशन हमारे यहाँ पर क्रिएट नहीं हुई। उन्होंने हिंदी को तो रखा ही रखा, साथ में उन लैंग्वेजेस को भी प्रेफरेंस दी जो वहाँ की लोकल लैंग्वेजेस थी। अब आते हैं सेंट्रल एंड स्टेट रिलेशंस की अगर हम बात कर लेते हैं। सेंट्रल स्टेट रिलेशंस में अगर हम देखें बिफोर 1990 और आफ्टर 1990s की बात करते हैं हम लोग कि बिफोर क्या कंडीशन थी और आफ्टर क्या कंडीशंस क्रिएट हुई। तो बिफोर 1990s की अगर हम बात करते हैं, पॉलिटिकल सीन वाज डोमिनेटेड बाय वन पार्टी बोथ एट द सेंट्रल एंड इन द स्टेट लेवल। अगर हम देखते हैं तो मेनली कंडीशंस ये थी इंडिया में कि स्टेट में और सेंट्रल में दोनों जगह पर एक ही पार्टी का रूल था। जैसा हमने देखा भी है पढ़ा भी है कि हमारे मोस्ट ऑफ द टाइम कांग्रेस ने ही रूल किया हुआ है। तो ज़्यादातर स्टेट कांग्रेस पार्टी का ही रूल था और सेंट्रल गवर्नमेंट में भी कांग्रेस पार्टी रूल कर रही थी। उस समय तक जो जो स्टेट गवर्नमेंट्स जो थी या स्टेट गवर्नमेंट्स नहीं कहेंगे हम, उसमें ज़्यादातर स्टेट पार्टीज़ कहेंगे। जो स्टेट पार्टीज़ जो थी वो उस समय तक एमर्ज नहीं हुई थी, बहुत ज़्यादा संख्या में एमर्ज नहीं हुई थी, तो लोगों के पास चॉइस नहीं थी और फेथ नहीं था। लेकिन यही वजह थी कि स्टेट्स विच हैड गवर्नमेंट ऑफ द पॉलिटिकल पार्टीज अदर देन दैट एट द सेंटर वर अंडरमाइंड एंड harassed by the central even by using constitutional provisions। यही वजह थी कि कुछ स्टेट्स अगर कहीं गवर्नमेंट बन भी जाती थी अदर पार्टी की, तो वहाँ कहीं ना कहीं सेंट्रल गवर्नमेंट उनको परेशान करती थी, या ये कह लो कि डोमिनेट थी सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर। और आफ्टर 1990s ये सिनेरियो चेंज हुआ। इसमें क्या चेंजेस आए? दिस पीरियड वॉज द राइज ऑफ द रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज इन मैनी स्टेट्स ऑफ द कंट्री। लार्ज नंबर्स में रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं एमर्ज हुई 1990s के बाद में, और इसने एक न्यू एरा को इंट्रोड्यूस किया दैट इज़ नोन एज कॉलिजन गवर्नमेंट। इसको हम लोग कॉलिजन गवर्नमेंट एरा भी कह सकते हैं। और कॉलिजन गवर्नमेंट्स की अगर हम बात करें तो ऐसी गवर्नमेंट्स जहाँ पर डिफरेंट पार्टीज ग्रुप्ड हो जाती हैं टू फॉर्म अ गवर्नमेंट that is known as coalition governments। Now the central and the majority of the state governments belong to different political parties in coalition। अब कंडीशंस क्या क्रिएट हुई, सेंट्रल में और मेजॉरिटी ऑफ स्टेट्स में डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज रूल कर रही हैं मिल करके कोलिशन गवर्नमेंट्स में।
A number of the regional parties have become powerful and play a crucial role एट द सेंट्रल एंड द स्टेट्स। अब कई रीजनल पार्टीज जो थी इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही थी सेंट्रल गवर्नमेंट्स में भी और स्टेट गवर्नमेंट्स में भी। द एरा ऑफ द कोलिशन गवर्नमेंट्स एट द सेंटर हैज़ इंक्लूडेड रेस्पेक्ट फॉर फेडरल ऑटोनॉमी। और रिजल्ट क्या निकला, ये एक ऐसा एरा क्रिएट हुआ जिसने कहीं ना कहीं सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट्स को भी वो इम्पोर्टेंस प्रोवाइड की जो उस समय नहीं थी। हम ये डायग्राम के थ्रू भी देख लेते हैं कि किस तरीके से ये बिफोर 1990s का दिया हुआ है, कैसे पावर को डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है डिफरेंट स्टेट्स को। क्यों? क्योंकि सेंट्रल में और स्टेट में सेम पार्टी रूल कर रही थी, तो सेंट्रल गवर्नमेंट जो चाह रही थी वो उसी तरीके से डोमिनेट थी वो स्टेट गवर्नमेंट्स के ऊपर। फिर एक टाइम आया जिसको नाम दिया गया कोलिशन गवर्नमेंट का। सेकंड डायग्राम कोलिशन गवर्नमेंट्स को इंडिकेट कर रहा है, ये कितना हार्ड है कोलिशन गवर्नमेंट्स को रन करवाना। हार्ड इस फॉर्म्स में है कि डिफरेंट पार्टियाँ सपोर्ट कर रही हैं और सेंट्रल गवर्नमेंट अब जो है डोमिनेटेड नहीं हो पा रही स्टेट गवर्नमेंट्स के ऊपर। अगर उसे रूल करना है तो कहीं ना कहीं स्टेट गवर्नमेंट्स को भी वही इंपॉर्टेंस देनी होगी जो वो अब खुद चाहती है। तो इस तरीके से चेंजेस आए हैं। अच्छा, इस वाले इसमें हम देख लेते हैं कि अगर हम देखते हैं लैंग्वेज को हम देख लेते हैं तो ये परसेंटेज दिया हुआ है डिफरेंट लैंग्वेजेस का। असामीज़ का है, बंगाली है, बोडो है, डोगरी, गुजराती, हिंदी 43.64% हिंदी बोली जाती है। तो ये हमारे टोटल लैंग्वेजेस हैं 22 लैंग्वेजेस जिनको हम लोग बोलते हैं। अच्छा, अब आते हैं हम लोग डिसेंट्रलाइजेशन इन इंडिया। डिसेंट्रलाइजेशन की अगर हम बात कर लेते हैं, अच्छा कोलिशन गवर्नमेंट में एग्जांपल्स तो भी देख लेते हैं। एक डिसेंट्रलाइजेशन को पढ़ने से पहले कोलिशन गवर्नमेंट में इस समय हमारे पास 2 कोलिशन ग्रुप्स हैं इंडिया में। एक है एनडीए नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस जो लीड कर रही है बीजेपी पार्टी, जिसमें मोर देन 15 और 20 पार्टीज इंक्लूडेड हैं डिफरेंट स्टेट्स की। और सेकंड जो है ग्रुप जो है वो यूपीए यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस, इसको लीड कर रही है कांग्रेस पार्टी। इसमें भी कई सारी पार्टियां जो हैं ज्वाइंट हैं। तो ये कोलिशन गवर्नमेंट्स के एग्जाम्पल्स हो गए। अब आते हैं डिसेंट्रलाइजेशन इन इंडिया। तो डिसेंट्रलाइजेशन की अगर हम बात करें तो इसमें अगर हम देखें, हम लोगों ने तो स्टार्टिंग पढ़ा ही था कि इंडिया हैव 2 और मोर टायर्स ऑफ द गवर्नमेंट, और जब 2 टायर्स और मोर टायर्स और 3rd टायर्स भी हमारी कंट्री में क्रिएट किया गया। क्यों? स्टेट्स इन इंडिया आर एज लार्ज एज इंडिपेंडेंट कंट्रीज ऑफ यूरोप, क्योंकि हमारे यहाँ पर कई स्टेट्स तो ऐसे हैं जो इनका एरिया जो है यूरोपियन कंट्रीज से बड़ा है। इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन में भी बात कर लें या फिर हम एरिया वाइज भी बात कर लें। मेनली हम यहाँ पॉपुलेशन को लेकर के चल रहे हैं कि पावर को हम डिवाइड कर रहे हैं, तो ऐसी कंडीशन में पॉपुलेशन को ही इम्पोर्टेंस देंगे। तो जहाँ एग्जांपल अगर हम देखें रशिया और यूपी का, उत्तर प्रदेश इज़ बिगर देन रशिया पॉपुलेशन वाइज। महाराष्ट्र इज़ अबाउट एज बिग एज जर्मनी, महाराष्ट्र की पॉपुलेशन जर्मनी से ज़्यादा है। नॉन ऑफ द स्टेट्स आर इंटरनली वेरी डाइवर्स, इसके अलावा डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है। तो देयर इज दस अ नीड फॉर पावर शेयरिंग विद इन दीज स्टेट। तो ज़रूरी था कि इन स्टेट्स में इन लोगों को लोकल पीपल्स को पावर्स भी मिले। फेडरल पावर शेयरिंग इन इंडिया नीड्स अनदर टायर ऑफ द गवर्नमेंट, और यही वजह थी कि एक 3rd टायर ऑफ गवर्नमेंट क्रिएट किया गया जिसको हम लोगों ने नाम दिया लोकल गवर्नमेंट। अच्छा, अब आते हैं व्हाट इज डिसेंट्रलाइजेशन। डिसेंट्रलाइजेशन है क्या? व्हेन पावर इज टेकन अवे फ्रॉम द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट, जब पावर को सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट से ले लिया जाता है एंड गिवन टू द लोकल गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट को हम हैंड ओवर कर देते हैं, दैट इज़ नोन एज डिसेंट्रलाइजेशन। और इसके पीछे मेन क्या मोटिव्स था कि पावर को डिसेंट्रलाइजेशन के थ्रू क्रिएट किया गया? तो इसके पीछे जो मेन मोटिव जो था कि एक लार्ज नंबर्स में ऐसी प्रॉब्लम्स होती हैं, इश्यूज होते हैं जो विच आर बेस्ट सेटल्ड एट द लोकल लेवल पे सेटल्ड हो जाती हैं। क्यों हो जाती हैं? तो पीपल हैव बेटर नॉलेज ऑफ प्रॉब्लम्स। भाई वो लोग जो लोकल एरियाज़ में रह रहे हैं उनको अपनी प्रॉब्लम्स की बेटर नॉलेज होती है अपनी लोकलिटीज़ में। दे ऑल्सो हैव बेटर आइडियाज़ ऑन वेयर टू स्पेंड मनी एंड हाउ टू मैनेज थिंग्स मोर एफिशिएंटली। इनको नॉलेज है कैसे अपने एरियाज़ में पैसे को बेटर वे में खर्च कर सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा लोगों का डायरेक्ट पार्टिसिपेशन हो जाता है डिसीजन मेकिंग। दिस हेल्प टू इंक्लूड लोकल गवर्नमेंट इज द बेस्ट वे टू रियलाइज वन इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल ऑफ डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी के इम्पोर्टेंट प्रिंसिपल की अगर हम बात करें तो लोकल गवर्नमेंट वो रोल प्ले करती है। अब आते हैं
स्टेप्स क्या थे डिसेंट्रलाइजेशन में जो 1992 में लिए गए, कुछ स्टेप्स को हम लोग देख लेते हैं जो डिसेंट्रलाइजेशन को और इफेक्टिवली क्रिएट किया। नाउ इट इज़ कॉन्स्टिट्यूशनली मैंडेटरी टू होल्ड रेगुलर इलेक्शंस टू लोकल गवर्नमेंट बॉडीज़। कंपलसरी कर दिया गया है लोकल गवर्नमेंट बॉडीज़ के लिए इलेक्शंस का होना। सीट्स आर रिजर्व द इलेक्टेड बॉडीज़ एंड एग्जीक्यूटिव हेड्स ऑफ द इंस्टीट्यूशंस फॉर द शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स एंड अदर बैकवर्ड क्लासेस के लिए सीटें रिजर्व कर दी गई। 1/3 ऑफ ऑल पोजीशंस आर रिजर्व फॉर वुमेन, 1/3 सीट्स वुमेन्स के लिए रिजर्व कर दी गई। An independent institutions called an state election commission has been created in each states to conducted पंचायत एंड म्यूनसिपल इलेक्शंस। हर जगह एक स्टेट इलेक्शन कमीशन क्रिएट किया गया जो पंचायत और म्यूनसिपल इलेक्शन को कंडक्ट कराएगा। स्टेट गवर्नमेंट्स आर रिक्वायर्ड टू शेयर सम पावर, स्टेट गवर्नमेंट्स को कुछ पावर्स और कुछ रेवेन्यूज़ को लोकल गवर्नमेंट्स को देना पड़ा। तो इस तरीके से पावर शेयरिंग क्रिएट की गई। अब हम देख लेते हैं कि जो लोकल गवर्नमेंट्स फॉर्म हुई वो उनका फॉर्म क्या था, किस किस तरीके से लोकल गवर्नमेंट्स को फॉर्म किया गया। तो सबसे पहले अगर हम देखते हैं जो सबसे छोटी गवर्नमेंट्स के से लेकर हम सबसे छोटे लेवल से लेके टॉप की तरफ आगे बढ़ते हैं तो रूरल लोकल गवर्नमेंट इस पॉपुलरली नोन एज द नेम ऑफ पंचायती राज। लोकल गवर्नमेंट्स को हम लोग जो जिस पॉपुलरली नेम से जानते हैं इट इज़ नोन एज पंचायती राज, पंचायती राज कहलाती है। और ईच विलेज और अ ग्रुप ऑफ विलेज इन सम स्टेट्स हैव अ ग्राम पंचायत, इसको हम लोग ग्राम पंचायत भी कह सकते हैं। ग्राम पंचायत की बात करें तो दिस इज अ काउंसिल कंसिस्टिंग ऑफ सेवरल वार्ड मेंबर्स ऑफन कॉल्ड पंच। इसके जो हेड जो होते हैं वो पंच कहलाते हैं, या फिर ये कहें एंड प्रेसिडेंट और सरपंच कहलाते हैं। इलेक्ट कैसे होते हैं? दे आर डायरेक्टली इलेक्टेड बाय ऑल द अडल्ट पॉपुलेशन लिविंग इन दैट वार्ड। जितने भी वार्ड में लोग रह रहे हैं वो डायरेक्टली वार्ड या विलेज में रह रहे हैं वो लोग डायरेक्टली इन लोगों को इलेक्ट करते हैं। इट इज़ द डिसीजन मेकिंग बॉडी फॉर द एंटायर विलेज में जो डिसीजन मेकिंग बॉडी जो है वो यही पार्ट होता है। तो पंचायत किसके अंडर में वर्क करती है? ओवरऑल द सुपरविजन ऑफ ग्राम सभा। पंचायती राज जो हम ग्राम पंचायत की बात करते हैं, ग्राम पंचायत के जस्ट ऊपर जो नेक्स्ट बॉडी आती है इट इज़ नोन एज ग्राम सभा। और ऑल वोटर्स इन द विलेज आर इट्स मेंबर, जितने भी वोटर्स हैं विलेज के उसके मेंबर्स होते हैं। और एटलीस्ट ट्वाइस और थ्राइस मीटिंग्स जो हैं इन अ ईयर, ट्वाइस और थ्राइस इनकी मीटिंग्स ऑर्गेनाइज की जाती हैं और परफॉर्मेंस ऑफ ग्राम पंचायत को देखने के लिए। अब लोकल गवर्नमेंट्स के स्ट्रक्चर से हम आगे बढ़ते हैं। फ्यू ग्राम पंचायत आर ग्रुप टुगेदर टू फॉर्म व्हाट इज कॉल्ड अ पंचायत समिति, ब्लॉक और मंडल। अगर ऊपर बढ़ते हैं तो एक और समिति, एक ग्रुप फॉर्म होता है या एक और पार्ट आता है, इसको लोग बोलते हैं पंचायत समिति, ब्लॉक और मंडल। ऑल मेंबर्स जो होते हैं रिप्रेजेंटेटिव मेंबर्स, रिप्रेजेंटेटिव बॉडी आर इलेक्टेड बाय द ऑल पंचायत मेंबर्स इन दैट एरिया। ऑल द पंचायत समिति और मंडल इन अ डिस्ट्रिक्ट टुगेदर अगर हम बात करते हैं तो ये फॉर्म्ड करते हैं जिला परिषद। और जिला परिषद के मेंबर्स की अगर हम बात करें तो लोकसभा एंड एमएलएज ऑफ दैट डिस्ट्रिक्ट्स एंड सम अदर ऑफिशियल्स ऑफ द अदर डिस्ट्रिक्ट लेवल बॉडीज आर आल्सो इट्स मेंबर्स। इसके मेंबर्स होते हैं। जिला परिषद चेयरपर्सन इज द पॉलिटिकल हेड ऑफ द जिला परिषद का चेयरपर्सन जो होता है वही इसका हेड होता है। अब हम आते हैं सिटी की तरफ मूव करते हैं। लोकल गवर्नमेंट बॉडीज एग्जिस्ट फॉर द अर्बन एरियाज़ में अगर हम बात करते हैं सेम ऐसी बॉडी अर्बन एरियाज़ में भी वर्क करती है और उसको हम लोग बोलते हैं म्यूनिसिपैलिटीज़ आर सेट अप इन द टाउन्स। बिग सिटीज़ आर कॉन्स्टिट्यूटेड इनटू म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन। जो टाउन्स हैं जहाँ की पॉपुलेशन कम है वहाँ म्यूनिसिपैलिटीज़ हैं। और बिग सिटीज़ की अगर हम बात करें तो म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन है। बोथ म्यूनिसिपैलिटीज़ एंड म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशंस आर कंट्रोल्ड बाय इलेक्टेड बॉडीज़ कंसिस्टिंग ऑफ द पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव्स। म्यूनिसिपल चेयरपर्सन जो होता है इसका म्यूनिसिपैलिटी का हेड होता है। और म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन का जो मेन हेड होता है वो कहलाता है मेयर, उसको हम लोग बोलते हैं मेयर, वो मेयर कहलाता है जो इसका हेड होता है। दिस न्यू सिस्टम ऑफ लोकल गवर्नमेंट इज लार्जेस्ट एक्सपेरिमेंट इन डेमोक्रेसी। और इस सिस्टम को शुरुआत की गई और ये देर आर नाउ अबाउट 36 लाख इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स और ये सक्सेस हुआ इंडिया में। और एट प्रेजेंट 36 लाख के आसपास रिप्रेजेंटेटिव्स इंडिया में वर्क कर रहे हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि इसने कहीं ना कहीं वुमेंस को आगे बढ़ने में हेल्प की, क्योंकि 1/3 सीट्स वुमेंस के लिए रिजर्व हैं। अब कुछ पावर्स वुमेंस के भी हाथ के अंडर में आई, अब वो भी इंडिपेंडेंटली वर्क कर पा रही हैं जो कहीं, और या फिर कहीं कि डिसीजन मेकिंग में भी रोल प्ले कर पा रही हैं। तो इस तरीके से ये डिवीज़न ऑफ पावर्स है
जो क्रिएट किया गया डिसेंट्रलाइजेशन है, पावर को डिवाइड किया गया थर्ड पावर्स में। ठीक है, अब नेक्स्ट चैप्टर के लिए कंटिन्यू करेंगे।